वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, रैंक 1 CGPSC 2019। और आज मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू चूज टेस्ट सीरीज इन CGPSC। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी। एक आइडियल टेस्ट सीरीज क्या होती है? एक आइडियल टेस्ट सीरीज होती है जो रिलेवेंट हो आपको एग्जामिनेशन से। दूसरा, एक पर्टिकुलर टेबल हो, उसका टाइम टेबल हो जिसमें आपको फॉलो करवा सके। तीसरा, उसमें एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जिससे आपको पता चल सके कि आपका लेवल क्या है उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि यूजुअली इसको स्किप किया जाता है कि वो कितनी मैनेजेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो हो सकता है आप पेपर 3 एक हफ्ते में ना कर पाए, जो कि वर्चुअली इम्पॉसिबल है पेपर 3 को एक हफ्ते में कर पाना, क्योंकि मुझे पर्सनली पेपर 3 को कवर करने के लिए एटलीस्ट 3 से 3.5 महीने लगे थे। वही अगर आपको बोला जाए कि आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं और इंडियन हिस्ट्री सिर्फ आपको प्रिपेयर करना है एक वीक में, वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक गेटेबल गोल हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो टेस्ट सीरीज की होनी चाहिए वो होता है कि वो मैनेजेबल होना चाहिए। उसका टाइम टेबल आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकें। उसके बाद बात आती है कि एक बार आपने टेस्ट तो दे दिया, पढ़ भी लिया और मैनेज भी हो गया, तो वो आपको चेक होकर कितने दिन में मिल रहा है। तो जितना एक अच्छा टेस्ट सीरीज वही होता है जो आपको टाइमली चेक करके दे। व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, नॉट मोर देन 2-3 डेज, एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस, मेरे हिसाब से 10 दिन के अंदर जो आपको प्रिपेयर करके दे रहा है वो वाली टेस्ट सीरीज अच्छी है। चेक होके रिव्यू मिलना इज़ वेरी क्रिटिकल, बिकॉज जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आप एक टेस्ट नहीं देते हैं। इट्स कॉल्ड अ टेस्ट सीरीज बिकॉज इट इज़ अ सेट ऑफ टेस्ट। तो जब आप अगर आप कोई मिस्टेक एक पर्टिकुलर टेस्ट में करते हैं और वो आपको आखिरी टेस्ट में मिलती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप वही सेम गलतियां रिपीट कर चुके होते हैं अपने पूरे टेस्ट सीरीज में। वही अगर दूसरे टेस्ट के पहले आपको पहले टेस्ट की कॉपी मिल जाती है या पहले टेस्ट का प्रीलिम्स का स्कोर मिल जाता है, तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने क्या गलती करी है, और यहाँ से आपको एक्चुअली फ़ायदा होगा टेस्ट सीरीज का, बिकॉज यू विल इम्प्रूव इन एवरी टेस्ट। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी टेस्ट की, वो ये है कि उसको अपलोड करना चाहिए एक टॉपर का आंसर शीट। ऐसे मैंने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट सुने हैं जो बोलते हैं कि टॉपर्स का आंसर कॉपी नहीं देंगे। टेस्ट सीरीज आदमी इसलिए ज्वाइन करता है ताकि वो देख सके कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है लोगों के बीच में, और जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसने ऐसा क्या अलग किया है। तो अगर कोई मेंस एग्जामिनेशन कि मॉक टेस्ट अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो टॉप 3 जो टॉपर्स हैं उनके पेपर अपलोड करें। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो मेक श्योर कि वो आपके पर्टिकुलर मीडियम के भी जो टॉपर हैं उनकी भी आंसर कॉपी अपलोड करें। ऐसे कई कोचिंग्स होते हैं जिनका ये कहना होता है नहीं, हम सिर्फ उन्हीं को देंगे आंसर कॉपी जिनकी वो आंसर शीट है। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी प्रैक्टिस है। टेस्ट सीरीज इज़ फॉर लर्निंग, और जो भी कोचिंग आपको बिना किसी बायस के हर टेस्ट के टॉप 3 या टॉप 2 या टॉप 1 की आंसर कॉपी अपलोड करके दे रहा है, प्लीज़ ज्वाइन दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छी टेस्ट सीरीज का सबसे बेसिक नेचर ये होना चाहिए कि इट शुड होल्ड डिस्कशंस एंड डाउट रेजोल्यूशंस। अगर कोई मेंस की टेस्ट सीरीज है जिसमें वो मॉडल आंसर नहीं दे रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपके प्रीलिम्स के आंसर की अगर आपके हिसाब से कुछ और आंसर आनी चाहिए और उन्होंने कुछ और आंसर लिया हुआ है जो आपके हिसाब से गलत है, अगर उस पर डिबेट्स नहीं हो रहे, डिस्कशन नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो टेस्ट सीरीज लिमिट कर रही है आपके पोटेंशियल को, आपके लर्निंग प्रोसेस को। आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में क्या चल रही है। पहला सिचुएशन तो ये चल रही है कि इररिलेवेंट जितने भी मॉक टेस्ट सेट हो रहे हैं प्रीलिम्स के मेंस के, मेरे एक्सपीरियंस से वो काफ़ी इररिलेवेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि ये है कि प्रीलिम्स जो है CGPSC का बहुत ही हैवी ट्रांजिशन से गुजर रहा है पिछले 2-3 सालों से। 2017 में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन डल गए थे। 2018 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चले गया था, जो हाईएस्ट एवर था, पहली बार 130 गया था कट ऑफ प्रीलिम्स का।
2019 बहुत हाई स्कोरिंग था 140, और 2020 में इंडिया जीएस के जो क्वेश्चंस थे वो मुझे रिलेटिवली टफ लगे थे। तो इतने हैवी ट्रांजिशन के ईयर्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी कोचिंग टू सिमुलेट द टाइप ऑफ अनएक्सपेक्टेड पेपर दैट सीजीपीएससी इज ब्रिंगिंग। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो कोचिंग के टेस्ट सीरीज है उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। वहीं अगर मेंस की बात करें तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि काफ़ी अनटाइमली होते हैं कोचिंग के टेस्ट सीरीज़। वो कमिट कर देते हैं कि इस संडे को टेस्ट देंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाती है, या फिर पेपर सेट नहीं हो पाता है, या प्रिंट नहीं हो पाता है, या फोटोकॉपी नहीं हो पाता है, उस कारण डिले हो जाते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट करवा रही है और इस बहाने के कारण अगर आपके फ्रीक्वेंटली अगर पोस्टपोन हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो एक तो ये होता है कि आप उस दिन के लिए प्रिपेयर होते हैं तो आपका टेम्पो बिगड़ जाता है कि 2 दिन और देना है, लेकिन जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो संडे को ही होना है। तो जहाँ आपको 6 से 7 दिन मिलने वाले थे आपको सेकंड एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, वहाँ पे आपको 4 से 5 ही दिन मिल रहे हैं। तो प्लीज़ रेज द इशू विद द मैनेजमेंट एंड मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर कैलेंडर के हिसाब से ही चीज़ें चलें। तीसरा ये है कि काफ़ी अनमैनेजेबल शेड्यूल सेट करते हैं। मेरे हिसाब से 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है बिगनर, एक होता है मिडिल, एक मिडलिंग होता है, और एक होता है एब्सोल्यूट प्रो। जो बिगनर होता है उसको वो पहली बार उस सब्जेक्ट को पढ़ के मेंस दे रहा होता है, मेंस का मॉक दे रहा होता है। जो मिडलिंग होता है वो 2-3 बार दे चुका होता है, लेकिन उसके कुछ कुछ जो पोर्शन होते हैं फिलॉसफी, सोशोलॉजी, पबैड या पेपर 7 जो मेंस स्पेसिफिक है वो प्रिपेयर नहीं होते हैं। और एक प्रो होता है जो ऑलरेडी कई मेंस दे चुका होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ थिंग्स नॉट टर्निंग इन हिज फेवर ऐसा होता है कि उसको दोबारा से मॉक टेस्ट देना पड़ता है। तो जो बिगनर है उसके लिए एक अच्छा टाइमलाइन ये होता है कि हर 15 दिन में एक एग्जाम हो, बिकॉज 15 डेज इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर अ न्यू सब्जेक्ट। जो मिडलिंग है उसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि उसको एटलीस्ट 10 दिन दिया जाए एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। और जो प्रो होता है उसको एक वीक में वो एक पेपर मैनेज कर सकता है। तो अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है विच इज टेकिंग टेस्ट एवरी सेकेंड डे, MWF में अगर उसने टेस्ट शेड्यूल करके रखा है पेपर 3, 4, 5 का, तो अगर उसको बिगिनर ज्वाइन करेगा तो उसको बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएगा। जो मिडलिंग है इसके भी बाहर है, और जो प्रो है वो मैनेज तो कर लेगा, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि ही विल गेट सो मच सैचुरेटेड कि जब तक एग्जाम आएगा तो उसका रिवीजन को जो टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो मेक श्योर अगर कोई भी आप कोचिंग के इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके पोटेंशियल के हिसाब से, आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से आप उसका जो टाइम टेबल है मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चौथा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा डिबेट है या सबसे बड़ा इशू है जो मुझे लगता है वो क्वालिटी ऑफ चेकिंग है। मैं ऐसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जानता हूँ जो कि पेपर चेक करके नहीं देते हैं, और जो पेपर चेक करते हैं वो बोलते हैं कि मैं लास्ट में एक साथ दे दूंगा। कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे पता है जो बोलते हैं हम चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, लेकिन मार्क्स नहीं डालेंगे। अब आप मुझे ये बात बताइए कि सारे जो पेपर्स हैं अगर आप लास्ट में चेक करके देंगे और वो एक बहुत ही मेजर गलती अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो इम्प्रूव कब करेगा? अगर 10 टेस्ट के पेपर एक साथ आपने दे दिए तो वो जो गलती उसको एक दूसरे टेस्ट में सुधार लेनी चाहिए थी वही गलती वो 10 टेस्ट तक करता है। तो इससे इसका ऐसा इंप्रूवमेंट कैसे होगा? दूसरा जो सबसे बड़ा इशू इसमें ये आता है कि मान लीजिए कि आपने चेक कर दिया लेकिन नंबर नहीं दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो रिलेटिवली बाकी एस्पिरेंट्स के बीच में से कैसे स्टैंड कर रहा है? तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस है मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी आपको यू डिजर्व बेटर क्वालिटी इन टेस्ट सीरीज देन दिस, एंड आप प्लीज़ डिमांड करिए कि पर्टिकुलर जो आपका टेस्ट सीरीज सेट हो रहा है वो रिलेवेंट हो, टाइमली हो, मैनेजेबल हो उसका शेड्यूल। अगर उसका ब्रोशर प्रिंट हो चुका है तो नेगोशिएट करिए कि दिस इज़ नॉट मैनेजेबल फॉर मी, और ट्राई करिए कि उसको ऐसे किसी इजी टाइम फ्रेम में आप रखिए जिसमें आप सच में प्रैक्टिकली प्रिपेयर कर पाए वाला एग्जाम और आंसर राइटिंग करके आए एट द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ चेकिंग है मेक श्योर कि वो अच्छी हो, जैसी एग्जैक्ट होती है वैसी ही आए, उसके एक पर्टिकुलर मॉडल आंसर निकले, डिस्कशन हो, आपकी रैंक हो और टॉपर्स की जो कॉपी आपको देखने को मिले। 2017 से लेके 2020 तक बहुत ही ग्रेट ट्रांजिशन ईयर्स रहे हैं। जो पहला ट्रांजिशन रहा है वो सिलेबस का रहा है। 2018 पीएससी यहाँ पे नया सिलेबस आया था। इस कारण क्या हुआ है कि मैथ्स का जो पोर्शन था जिसमें यूजुअली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स डोमिनेट कर रहे थे, 200 मार्क्स के वेटेज से इसको रिड्यूस करके 50 मार्क्स कर दिया गया।
साथ ही साथ पेपर 7 ऐड हुआ है और पेपर 5 में इंडियन ज्योग्राफी की एंट्री हुई है। साथ ही साथ हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन ग्राफ रहा है। 2017 में इकोनॉमिक सर्वे के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इस कारण इसका कट ऑफ लगभग 88 के आसपास गया था। 2018 में कट ऑफ 130 गया, जो कि हाईएस्ट एवर था इन द हिस्ट्री ऑफ CGPSC उस दौरान। वही अगले साल ब्रेक हो गया और जो 140 चले गया कट ऑफ लगभग। और 2020 में जैसे हम लोग का एस्टिमेट है अप्रॉक्स 105 गया है कट ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिलेबस चेंज हुआ है और किस प्रकार से प्रीलिम्स में ट्रांजिशन हुआ है। अब मेंस की जो अप्रोच बताते हैं, मेंस में जो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन हुआ है वो ये हुआ है कि बिफोर 2018 और पोस्ट 2018 PSC क्या क्या चेंजेस आए। पहला चेंज ये आया है कि 2018 के पहले लोग एलिमिनेट करके सिलेबस मैनेज कर लेते थे। एक अनसेड रूल था कि अगर कोई पोर्शन पूछा जा चुका है द दैट इज़ नेवर रिपीटेड इन CGPSC। तो इस मैंडेट को यूज़ करते हुए लोग जो जो पोर्शन सिलेबस का पूछा जा चुका है उसको एलिमिनेट कर देते और जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको पढ़ते थे, एंड दैट हैज़ बीन वर्किंग वेरी वेरी फाइन बिफोर 2018। दूसरा ये था कि जो मोर और लेस जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था और स्टैटिक पोर्शन का ही बोलबाला था। लगभग 80 से 85% जो क्वेश्चन थे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है 2018 के पहले का, वो काफ़ी स्टैटिक आती थी। और चौथा जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें आपको लगभग 2 से 3 पन्ने लिखने पड़ते थे, इस कारण जो कॉन्सेप्चुअल डिमांड थी वो ज़्यादा थी बड़े क्वेश्चंस में। और यहाँ पे राइटिंग स्किल्स रियली मैटर करती थी, क्योंकि आपको यू विल ऑलवेज बी वर्किंग इन deficiency of information when it came to examination before 2018। 2018 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ तो सबसे पहले तो ये चीज़ मेरे को लगी कि एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा था, क्योंकि 2019 और 2020 अगर पेपर हम लोग देखेंगे, मार्च 2021 वाला मेंस और जुलाई 2021 वाला मेंस, तो मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन उसमें कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। एटलीस्ट 25-30% जो क्वेश्चन है 2012 से लेकर 2018 के बीच का रिपीट हुआ है। और यही रीज़न है कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग मेंस रहा है हिस्ट्री में CGPSC के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एलिमिनेशन काम नहीं कर रही है, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप एलिमिनेट करके, इसका मतलब ये है कि आप एलिमिनेशन यूज़ करके यू डोंट हैव अ वे अराउंड द सिलेबस। आपको हर सिलेबस का कीवर्ड को पढ़ना पड़ेगा और जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं या फिर आ चुकी है उनको भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जितना कि नहीं पूछे या अननोन या अनआस्क्ड जो पोर्शन है सिलेबस उसको। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन ये हुआ है कि करंट अफेयर से डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोन वेवर कितना हुआ है, कितने क्विंटल धान पर एकड़ खरीदने की बात हुई है, हाफ बिजली बिल स्कीम में कितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेव ऑफ किया गया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी डायनामिक है और एग्जामिनेशन के 3-4 महीने के पहले के ही करंट अफेयर हैं। तो पहले जो बिना करंट अफेयर पढ़े, बिना न्यूज़पेपर पढ़े जिनका काम चल जा रहा था, वो अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली ये फैक्ट्स और वेरी वेरी कॉमन फैक्ट्स फॉर समवन हु फॉलोज करंट अफेयर डेली वो पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब CGPSC में ऐसा आ गया है कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। तीसरा ये कि अब जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं वो 15 मार्कर के क्वेश्चन हो सकते हैं GS पोर्शन में, तो इसमें आपको मैक्सिमम 17 लाइन्स लिखनी है। और 17 लाइन्स का मतलब ये है कि यू विल ऑलवेज बी वर्किंग इन अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चीज़ों को कंसाइज करना इज़ द मेन स्किल। इसके पहले चीज़ों को इलेबोरेट करना वॉज द मेन स्किल व्हेन इट कम टू 40 मार्कर क्वेश्चन। तो ये बेसिक जो ट्रांजिशन हुआ है CGPSC में, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि टेस्ट सीरीज़ को आपका यूज़ क्या है, टेस्ट सीरीज़ का आपका प्रिपरेशन में यूज़ क्या है। पहला जो यूज़ है टेस्ट सीरीज़ का वो है आपका सिलेबस कवर करना। अगर मैंने आपको बोल दिया कि अगले साल इसी तारीख को मैं आपसे इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछूंगा, तो मान के चलिए 1 साल निकल जाएंगे, 2 साल निकलेंगे, आप नहीं प्रिपेयर करेंगे। वही मैं आपको हफ्ते भर का टारगेट दे दूंगा कि यू हैव 7 days टू प्रिपेयर इंडियन इकोनॉमिक्स ऑफ पेपर 5 पार्ट 1। तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं कर लेंगे। तो एक टाइम बाउंडेशन आपको मिल जाता है कि आपको अगले हफ्ते ही प्रिपेयर करना है, तो हफ्ते भर आप चाह के भी इधर उधर नहीं भटकेंगे एंड यू विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस। दूसरा ये है कि आपके नोट्स इंप्रूव हो जाते हैं।
जब पर्टिकुलर आपका टारगेट दिया हुआ है कि आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमिक्स में कुछ पार्ट आपका बच जाएगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के नोट्स आपके थोड़े कमज़ोर हो, बजट के नोट्स कंप्लीट कमज़ोर हो। तो अगर आपने पिछले साल नोट्स बनाया था और इस बार नया बजट आ चुका है, तो आप उस बजट को अपडेट करेंगे। तो इस तरीके से आपके नोट्स इंप्रूव होते रहते हैं। तीसरा ये है कि फ्लो, जो मेंस में आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट होता है वो मार्च और जून के बीच नहीं होता है, मेरा बिलीव करना है, वो जून से दिसंबर के बीच में होता है। जो भी ऑफ सीजन टेस्ट सीरीज फॉलो करेगा उसका इंप्रूवमेंट होगा। तो टेस्ट सीरीज आर वेरी क्रिटिकल इन मेंटेनिंग अ फ्लो। चौथा, आपको स्ट्रेटेजाइज करने में ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी एक टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो वो दो एलिमेंट हम हमेशा सीखते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा स्पेस मैनेजमेंट। व्हेन इट कम्स टू मॉक टेस्ट, मुझे लगता है कि जब आप मॉक टेस्ट में बैठेंगे और आपका पेपर छूट जाएगा तो आपको रियलाइज होगा आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे आप सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट। वहीं मान लीजिए अगर आपको लगता है आपने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं और आपको 4.5 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 8 मार्क्स, और वहीं आपके फेलो एस्पिरेंट को 5.5 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 8 मार्क्स, और आप उसमें देखते हैं कि उसने क्या एक्स्ट्रा किया है। तो मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको रियलाइज होता है कि उसने मैप बहुत अच्छा बनाया है। तो आप वो चीज़ आपके ब्रेन में रह जाती है सबकॉन्शियसली, और यहाँ से आप कहीं ना कहीं स्पेस मैनेजमेंट में सीखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस में, लाइन बाउंड स्पेस बाउंड एग्जामिनेशन में आप ऐसा क्या ड्रॉ करेंगे कि वो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा एक पर्टिकुलर स्पेस में और एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉलेज होने के बाद। पांचवा, यू लर्न द आर्ट ऑफ कॉपी पेस्ट। 100% ओरिजिनलिटी इज नॉट पॉसिबल। आप सब चीज़ फिगर आउट नहीं कर सकते हैं। अगर 100% चीज़ें एक आदमी ओरिजिनली सोच पाता तो ग्रेविटी से लेके स्पेस रॉकेट तक एक ही आदमी के दिमाग की उपज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो फोर्टे है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, वो लिमिटेड हो सकता है, एंड यू हैव टू लर्न। तो लर्न करने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है वो टेस्ट सीरीज होता है, जहाँ पे टॉपर्स की जब आंसर कॉपी अपलोड होगी तो यू विल गेट टू लर्न कि वो किस टाइप से आंसर को अप्रोच कर रहे हैं, और जो आपके और टॉपर के बीच में डिफरेंस है जितने मार्क्स का, वेदर इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंटेंट और वेदर इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये दोनों ही चीज़ आप देखेंगे और आपको पता चलने लगेगा कि आपको कंटेंट इंप्रूव करने की ज़रूरत है या आपने प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है। छठवा, जब आप धीरे धीरे रैंक इंप्रूव करते जाते हैं तो कुछ कुछ जो यूनिवर्सल एलिमेंट होते हैं ऑफ फेचिंग मोर मार्क्स, नंबर खींचने की जो टेक्निक होती है वो आपको समझ में आ जाता है कहाँ से नंबर खींचते बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ आइडेंटिफाई करे हैं विनिंग एलिमेंट्स जो होते हैं मेंस में। सबसे पहले तो यही होता है कि मेरे लिए तो नीटनेस था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि भले आपने सेम कंटेंट दिया है, सेम प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन अगर आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। दूसरा मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कंटेंट इज़ द किंग। आपने पैराग्राफ में लिखा है, बुलेट में लिखा है, उतना मैटर नहीं करता है अनटिल अनलेस यू आर डिलीवरिंग द सेम कंटेंट। तीसरा मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो डायग्राम मैच या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको। और चौथा मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एवरीथिंग डजंट कम फ्रॉम योर नोट्स। आपको ऑन द स्पॉट मैनेज करनी पड़ेगी चीज़ें, आपको ऑन द स्पॉट देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री में इस बार क्वेश्चन आया था केव नंबर 17 ऑफ अजंता गैलरी। तो जो केव नंबर 17 है इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है कि किसी के नोट्स में था नहीं, तो उसको मैंने वहीं पे मैनेज किया था अपने हिसाब से। तो ये सब एलिमेंट है, ये मैनेज करने का जो मसल है जो आपके में डेवलप होगा, ये ओवर द ईयर्स तभी डेवलप होगा व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड इट इन मॉक टेस्ट। तो ये जितनी भी स्मार्टनेस है एग्जाम से रिलेटेड, प्रीलिम्स हो गया या मेंस हो गया, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट से ही आती है। चलिए इसका मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हाउ टेस्ट सीरीज हेल्प मी टू एज द मेंस। रैंक 1 के पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न ये रहा है कि जब तक रैंक 1 आया तब तक मैं इतने मेंस के आंसर लिख चुका था कि आई वॉज नॉट न्यू टू दिस। मैं आपको बता दूँ, दिस वॉज माई फर्स्ट मेंस। ये मेरा पहला मेंस है और उसी में इतनी अच्छी रैंक आ गई। लेकिन पहला मेंस टेक्निकली आप कहेंगे कि पहला मेंस है, लेकिन इसके पहले मैं 2, 3, 4, 5 राउंड कर चुका था मेंस टेस्ट सीरीज़ का। मैंने हर पेपर को कम से कम 6 से 7 बार लिख लिया था।
मैंने प्रेशर सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, माइकल जॉर्डन, हु इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। उनसे जब पूछा गया कि वाई आर यू सो गुड, तो उन्होंने यही कहा कि मैच में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं होती जो मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन में कर नहीं रखी हो। तो सिमिलरली मेरा भी यही कहना था कि भले ही मेरा पहला मेंस था, लेकिन उस मेंस में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बैठ सकते थे चीज़ों के, सिचुएशन के, टेम्परेचर का, स्ट्रेस का, मतलब बारिश हो रही थी, कभी कभी लू चल रही थी, तो सब चीज़ मैंने सब सब कंडीशंस में मैंने आंसर राइटिंग कर चुका था। मैं एक बहुत ही प्रेशर इन्वायरमेंट में, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे ज़्यादा कुछ नया नहीं था, और ना मेरे हाथ थरथराए, ना मुझे नर्वसनेस हुई। आई वॉज यूज टू द इन्स एंड आउट्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। तो भले ही आपका पहला मेंस हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपने बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हो तो पहले मेंस में भी यू कैन स्कोर अ सिंगल डिजिट रैंक। तो मुझे टेस्ट सीरीज ने ऐसे हेल्प करी कि इट हेल्प मी टू कवर द सिलेबस। जब मुझे पता था कि हफ्ते भर में ये टारगेट है, तो मैं उसको कुछ भी करके कंप्लीट करता था थर्सडे तक, फ्राइडे सैटरडे रिवाइज करता था, एंड संडे को आई यूज टू गिव टेस्ट। दूसरा है कि मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए। जब मुझे कोई सिलेबस का कीवर्ड, एक पर्टिकुलर सिलेबस का पोर्शन कवर करना है, तो उसके लिए मैं नोट्स मेकिंग करता था, यूजुअली मंडे से लेकर थर्सडे तक। फिर फ्राइडे और सैटरडे में उसको रिवाइज करता था और आंसर राइटिंग करता था, और संडे को जाके मैं टेस्ट दे देता था। तीसरा ये है कि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मॉक टेस्ट के बहाने आपका रिवीजन हो जाता है। अगर मैं किसी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ, फॉर एग्जांपल फिलॉसफी में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था बिकॉज मेरे नोट्स अच्छे बन गए थे, तो कंफर्टेबल होने के कारण क्या होता है कि आपका ये जो कंफर्ट होता है धीरे से फॉल्स कॉन्फिडेंस में चले जाता है कि मेरे को तो आता है, लेकिन जब आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको कीवर्ड्स नहीं याद आएंगे चीज़ों की। तो मैंने क्या किया कि टेस्ट सीरीज के बहाने से ये होता था कि जब भी फिलॉसफी का टेस्ट होता था, उसी बहाने कम से कम पलटा लेता पन्नों को। पलटाने के कारण ये होता था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे से रिवाइज हो गई थी। तो इस कारण क्या हुआ कि मेरे मल्टीपल रिविजन्स हो गए मॉक टेस्ट के चक्कर में। चौथा ये है कि मैंने एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें एनालाइज करी कि जो बुलेट पॉइंट है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है एग्जामिनर को, एंड अगर सेम कंटेंट पैराग्राफ में लिखते थे तो 2 आउट ऑफ 5 टाइम्स मुझे ज़्यादा नंबर मिलते थे फॉर राइटिंग द सेम कंटेंट इन बुलेट्स। तो मुझे यही समझ में आया कि बुलेट जो आंसर राइटिंग है वो पैराग्राफ आंसर राइटिंग से बेटर है। पांचवा चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि टॉपर्स के जो ट्रेट होते हैं, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं हर एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर सकता हूँ। कोई मैथ्स में, कोई पेपर 4 में टॉप कर रहा था, कोई पेपर 7 में टॉप कर रहा था, कोई पेपर 2 ऐसे में टॉप कर रहा था। तो मैं देखता था कि मेरे और उनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉलेज का तो इशू नहीं होता है एक लेवल पे जाने के बाद। तो मुझे लगता था ऐसे कौन से एलिमेंट है जो उनके पास एक्स्ट्रा है जो मेरे पास नहीं है, जिसके कारण एग्जामिनर उनको ज़्यादा नंबर दे रहा है। तो मोर और लेस वो चीज़ एलिमेंट मैंने रियलाइज़ करा कि इंडियन जोग्राफी के आंसर्स में मैप डालना है, इंडियन इकोनॉमिक्स के आंसर्स में मुझे पाई चार्ट बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं, डेटा डालना है, इकोनॉमिक सर्वे कोट करना है। ये जितने भी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है वो मैंने वहीं पे सीखे। इसके बाद मुझे टाइम और स्ट्रेस का मैनेजमेंट करने आया। जब मैं पेपर 3 दिया करता था हफ्ते भर में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री अलोन यूज टू टेक 3 to 4 days, और उसके बाद इतने कम टाइम में मुझे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, पबैट करना है। तो इतने बार मैं मॉक टेस्ट दे चुका था कि आई वॉज यूज टू इन मैनेजिंग थिंग्स। वही रीज़न है कि एग्जाम के एक रात पहले व्हेन आई हैव टू मैनेज पेपर 3 एंड पेपर 4, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं था उस प्रकार का स्ट्रेस हैंडल करना। तो कहीं ना कहीं मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि जो साइकिल्स मैंने चलाए ऑफ रिवीजन ऑफ पेपर ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, तो वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया एक्चुअल मेंस के एक दिन पहले। मेंस का जो प्रिपरेशन हुई मेरे टेस्ट सीरीज के कारण, मुझे रियलाइज़ हुआ इसके कारण मेरा प्रीलिम्स स्कोर भी बढ़ा। मेरा जो 2018 वाला प्रीलिम्स था वो क्लियर नहीं हुआ था बिकॉज आई स्कोर्ड 126 और कट ऑफ गया था 130। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ कि कट ऑफ गया था लगभग 140 एंड आई स्कोर्ड अराउंड 157 प्लस। ठीक है, 2020 में जहाँ पे कट ऑफ गया था 105, वहाँ पे मेरा स्कोर जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है 122 प्लस का है। तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि अगर जिसका मेंस तैयार है, कहीं ना कहीं उसको प्रीलिम्स में डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है बहुत सालों से,
आप एक बार मेंस की प्रिपरेशन कर लीजिए, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी रेंज बढ़ गई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो जस्ट इन केस इफ़ यू आर फेलिंग प्रीलिम्स, दोबारा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तैयारी मत करिए, आप मेंस प्रिपेयर करिए अच्छे से, प्रीलिम्स अपने आप ही इम्प्रूव होगा। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के कारण क्या हुआ कि लैंग्वेज और एसे, जो कि बहुत ही इग्नोर्ड पोर्शंस होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, स्पेशली किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने सिर्फ एक ही साल दिया है इस एग्जामिनेशन को, तो मुझे लगा कि लैंग्वेज और ऐसे में मेरी पकड़ ज़्यादा हुई थी। और इसके कारण इवेंचुअली क्या हुआ, मुझे वनडे एग्ज़ाम्स स्पेशली व्यापम के एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ़ायदा हुआ। फ़ायदा मुझे इससे ऐसा हुआ कि एक पत्रकारिता का एग्ज़ाम हुआ था PRIA, उसमें मेरी 5th रैंक आई। FNDM डिप्टी मैनेजर फॉरेस्ट की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मेरी 2nd रैंक आई। एंड ये सब रैंक तब आई जब मेरा मेंस प्रिपेयर्ड नहीं था। ये मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन के दौरान ही आई वॉज गेटिंग सिंगल डिजिट रैंक इन व्यापम एग्जाम्स। इसके बाद ये हुआ कि खादी एवं ग्राम उद्योग का आया था, उसमें मेरी 13th या 14th रैंक आई थी। तो एज यू कैन सी, मेंस तगड़ा होने के बाद कारण क्या होता है कि आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, बिकॉज व्यापम इज नथिंग। इस मेंस के जो पेपर हैं, पेपर 1 से लैंग्वेज आ गया व्यापम का, दोनों में एक एलिमेंट काफ़ी होते हैं, इट इज़ GS प्लस करंट अफेयर प्लस लैंग्वेज प्लस मैथ्स। एंड ये बताइए, GS प्लस करंट अफेयर प्लस लैंग्वेज प्लस मैथ्स, ये ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन जहाँ पे होता है? इट इज़ CGPSC मेंस। CGPSC मेंस इज द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन इन छत्तीसगढ़। व्यापम हो, CGPSC का ACF हो, रेंजर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो या CMO हो, सब में से मेजरली जो पोर्शन होता है वो CGPSC मेंस के ही टुकड़े होते हैं, जिनको अगर आप साथ में जोड़ेंगे तो आपके वनडे एग्जाम निकल आते हैं। तो मेरा यही मानना है कि छत्तीसगढ़ में आपको कोई भी पेपर क्रैक करना है तो अगर आपकी CGPSC मेंस में पकड़ है, इट बिकम्स वेरी इजी टू क्रैक इवन द वनडे एग्जामिनेशंस। और इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज ने काफ़ी हेल्प करी मुझे। अब देखते हैं कि इस 100% ओरिजिनलिटी पॉसिबल, मुझे नहीं लगता है कि 100% ओरिजिनलिटी पॉसिबल है। आप अगर 100 चीज़ें 100 ट्रिक्स मुझे आते हैं CGPSC से रिलेटेड, मान के चलिए कि मैंने 18 से 19 से ज़्यादा इन्वेंट नहीं किए हैं। आई बोरोड द रेस्ट 80 फ्रॉम समवेयर। ठीक है, जितने भी ट्रिक्स हैं, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप हर चीज़ बहुत अच्छी करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 100% चीज़ें बेस्ट करते हैं। यू कैन डू 20% चीज़ें बेस्ट, लेकिन नेक्स्ट 80% जो है आपको सीखना पड़ेगा किसी ना किसी से। तो मेरा यही मानना है कि डोंट बी अफ्रेड टू लर्न, ऑलवेज बी इन द लर्निंग मोड। भले ही आपके जो पेपर्स हैं उसमें आपके नंबर किसी से ज़्यादा आए, 200 नंबर का मेंस एग्जामिनेशन होता है, मान लीजिए आपके आए हैं 125, ठीक है, सेकंड टॉपर के आए हैं 122, थर्ड टॉपर के आए हैं 112। गो थ्रू द पेपर, रैंक भले आपकी रैंक 1 है, रैंक 2 और रैंक 3 के पेपर देखिए एंड लुक एट द एलिमेंट्स। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है टेस्ट सीरीज में कि भले ही मेरी रैंक 1 आ गई थी, बट आई हैव सीन पीपल गेटिंग लेस मार्क्स, बट उनकी क्वालिटी जो थी आंसर्स की वो कहीं ज़्यादा अच्छी थी। तो जितने भी सारे एलिमेंट है वो आप सीखते जाइए, जितने भी एलिमेंट्स है सबको ऑब्जॉर्व करते जाइए, और जिस इंसान से जो भी चीज़ें आप सीख सकते हैं सीखिए। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, एक पॉजिटिव कंपटीशन रखिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे मेंस के जो पेपर्स हैं वो बाहर चले जाएंगे तो पीपल विल फिगर आउट कि मैं कैसे लिखता हूँ। आपका जो स्टाइल है वो आपका ही स्टाइल रहने वाला है आंसर राइटिंग का, नो बडी कैन कॉपी इट। जब स्ट्रेस होता है ना मेंस के एग्जामिनेशन का, तो ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे ना वापस अपने ही फॉर्म में आ जाते हैं। इमिटेशन की भी लिमिट होती है। हाई प्रेशर सिचुएशन में जब इतने सारा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, टाइम कम बच रहा है, मेंस का स्ट्रेस है, क्वेश्चंस नए लग रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, तब यू विल डू व्हाट कम्स नेचुरली टू यू, एंड ओनली योर ओन स्टाइल कम्स नेचुरली टू यू। प्लीज़ इस भ्रम में मत रहिए कि कोई आपका मेंस आंसर राइटिंग का स्टाइल कॉपी कर लेगा, कोई आपके नोट्स कॉपी कर लेगा। आपके नोट्स खुद के हैं, आपका स्टाइल आपका खुद का है। ट्राई टू लर्न फ्रॉम पीपल एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर, एंड डोंट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100 चीज़ें अच्छी करते हैं और सामने वाला 2 अच्छी चीज़ें करता है, ट्राई टू एब्जॉर्ब दोज टू। मेरा यही मानना है कि मैं हमेशा से पॉजिटिव कंपटीशन में बिलीव करते आया हूँ।
आप सारी चीज़ सिखाइए। आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ आप डिस्कस करिए चीज़ों को, साथ में पढ़िए और साथ में निकालिए एग्जामिनेशन। मेरे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये नहीं है कि मेरी सिंगल रैंक आ गई है। मेरी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये है कि डेट आई ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर्स, जब मैं पढ़ भी रहा था, आई वॉज वेरी वेरी ओपन टू वॉट एवर आई डिड इन माई मेन्स एग्जामिनेशन। और जितने भी ट्रिक्स होते थे मैं हमेशा सामने वालों को बताता था, और उनके पेपर से जितने अब्जॉर्व करने रहते हैं ट्रिक्स, वो भी मैं अब्जॉर्व कर लेता था। मैंने लॉकडाउन के दौरान अपने बहुत सारे दोस्त हैं, उनके रोज़ मैं आंसर कॉपी चेक करता था, एंड यही रीज़न है कि उनके आंसर राइटिंग के जो अच्छे अच्छे एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आए हैं और मैंने उनको यूज़ किया है, एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। मेरा यही मानना है कि साथ में पढ़िए, एक पॉजिटिव कंपटीशन बना के रखिए, अपने जितने भी ट्रिक्स एंड ट्रेड है शेयर करिए। इवेंचुअली वो आपके जो ट्रिक्स है वो आपके खुद के तो है ही हैं, लेकिन सामने वाला अगर शेयर करेगा तो आपकी क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव होगी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। Don't be afraid to share the gift of the knowledge and spread it everywhere. All the best. Thank you for watching.